जय हिंद और जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट राठौर आज से फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो किसान अन्नदाता के लिए है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, चाहे आप किसी वर्ग से हैं, सरकारी नौकरी से हैं, प्राइवेट से हैं या किसान से हैं, कहीं से भी हैं। लेकिन अगर किसान का समर्थन नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि यही अन्नदाता है जिसको हम शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, खाते सब इसी का हैं। तो हम देखते हैं कि अभी हमने हर प्रकार का आंदोलन किया, शिक्षाओं के लेकर आंदोलन किया, बेरोजगारी को लेकर आंदोलन किया, हर चीज़ का आंदोलन कर लेते हैं। तो क्या इस किसानों के आंदोलन में क्या हम उसके पक्ष और विपक्ष को नहीं समझ सकते हैं? क्या उसके अच्छे पहलू और गलत पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है? तो निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें, आशा करते हैं पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आखिर है क्या ये कृषि सुधार बिल? ये अभी सरकार कृषि सुधार बिल लेकर के इसे पारित करा लिया है सदन में। हुआ क्या है, इसके बीच का मैटर आप समझने की कोशिश करें। हुआ ये कि सरकार बीच में ही जब लॉकडाउन चल रहा था जून में, तभी एक अध्यादेश ले आई थी। उस अध्यादेश में ला कर के उसने ये बिल पारित कर दिया। तो अध्यादेश कब लाया जाता है ये हमने आपको पॉलिटी में पढ़ाया। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत बताया है कि यदि सत्र नहीं चल रहा है और कोई ऐसा लाना अनिवार्य विषय है जिसको बहुत ज़रूरी है, तो वो राष्ट्रपति द्वारा यानी लिखित हस्ताक्षर के माध्यम से राष्ट्रपति की अनुमति से बिल लाया जा सकता है, जिसे ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहते हैं। अब एक बात समझिएगा, जो ये बिल लाए, हमें एक चीज़ समझ नहीं आती है कि इतना कौन सा महत्वपूर्ण था और इतना कौन सा अनिवार्य विषय था कि लॉकडाउन के अंतर्गत किसानों की इतनी बड़ी चिंता हो गई थी सरकार को कि अध्यादेश लाना जरूर हो गया। विषय ये है, अब देखिए इसमें है क्या। पहला था आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण नियम, इसको आप समझ लीजिएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। इसको समझिएगा, ये क्या था कि ये है कि अब तक किसी के पास भंडारण अगर कोई करता था, स्टोरेज करता था, होर्डिंग करता था, तो उसके प्रति एक्शन लिया जा सकता था। और आपको पता होगा 22 मार्च को जब हमारे नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का जिक्र किया था, तब भी उन्होंने एक बात कही थी, कोई भी होर्डिंग या जमाखोरी नहीं करेगा। अब इसको, इस पहलू को जरा देखिएगा, इसमें राजनीति ना देखें कि हम पक्ष विपक्ष बोल रहे हैं। यानी किसान के हित में कोई सरकार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस सरकार है और चाहे मोदी सरकार है, चाहे एनडीए सरकार है, कोई भी हो। किसान के बारे में कितना सोचती है उसका हम अभी जिक्र करेंगे, कितना इजाफा करती है। विषय ये है कि भंडारण अधिनियम 1955 से पहले एक नियम पहले ये था कि जो भी अन्न होता था या जो भी लोग करते थे उसे इकट्ठा कर लेते, स्टोरेज कर लेते थे और अपने अनुसार, जैसे कोई चीज़ है, एक उदाहरण ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कि जैसे सपोज नमक है, एक कई एजेंसी उठा करके साल्ट नमक है वो बेचती है, टाटा है या जो भी है, एक एजेंसी ज़िले में या कहीं भी है उसको बेचती है। उसने क्या किया, सारा इकट्ठा कर लिया और मार्केट में नमक नहीं दिया। महीने 15 दिन में कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। घर में कितना होता है, किसी का 1 किलो, किसी का 2 किलो, किसी का 250 ग्राम, यही होता है, कभी ना कोई ख़त्म होगा। अगर मार्केट में नहीं मिलेगा और उसने कह दिया कि नहीं है, अब दुकान पे गया, नहीं है, लेने वाले आए, उससे भी कह दिया नहीं है, तो उसने जमाखोरी कर ली। हुआ क्या कि इस जमाखोरी के बाद जब तुम्हें बेसिक ज़रूरत पड़ेगी तो उसके मूल्य बढ़ जाएगा। ज़बरदस्ती हम लेंगे तो उसने कहा कि हाँ हम देंगे, इस रेट पर है, जो 15 रुपये का नमक आता है उसने कहा 60 रुपये में मिलेगा, तो बस हम 60 रुपये में लेंगे। तो हुआ क्या कि 15 रुपये वाली वस्तु पे उस जमाखोरी वाले ने 60 रुपये ले लिए, तो सीधा सीधा 3 गुना फ़ायदा कर लिया ना। बस यहीं पर ये 1955 में ये नियम बना दिया गया था कि कोई भी स्टोरेज यानी होर्डिंग नहीं करेगा। अब क्या किया है सरकार ने, अगेन वही नियम लगा दिया है कि अब कोई भी उसे स्टोरेज कर सकता है। तो पहली बात तो यही समझ लीजिएगा कि यदि कोई स्टोरेज कर लेगा, सरसों का तेल ही उसने स्टोरेज कर लिया और 2 महीने तक मार्केट में नहीं आने दिया, क्योंकि एजेंसी जो आती है वो एक ही जगह देती है। फुटकर विक्रेता तो एजेंसी से देंगे ना, फुटकर थोक विक्रेता। अगर उस व्यापारी ने वहीं के वहीं स्टोर कर लिया और उसके बाद नहीं दिया, तो मार्केट में क्या हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी और क्या हो जाएगी, तबाही टाइप से आ जाएगी। जब तेल नहीं मिलेगा तो हाहाकार से मच जाएंगे। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को अगर रोक लेगी, चाहे खाद है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, चाहे कोई भी है, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, अगर उनको रोक लिया तो महंगाई बढ़ना तय है। अब सरकार इसमें क्या समर्थन दे रही है और क्या अपना सफाई दे रही है? देखिए तर्क, देखिए तर्क करने अपना अपना बचाव का तरीका। ये कह रही है किसान भी अपना स्टोरेज कर सकता है, यानी किसान भी जमाखोरी कर सकता है। कैसी बकवास लगती है, किसान भी जमाखोरी कर सकता है। किसान के पास कितनी जगह होती है,
वो कार्तिक की फसल बेचता है तब बैसाख की फसल बोता है, बैसाख की फसल बेचता है तब जायद की फसल बोता है, जायद की बेचता है तब खरीफ की बोता है। तो आपको पता है उसके पास 50 किलो आलू यानी एक थैली आलू यानी 1 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, इससे ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता नहीं है। और बड़े किसान मान लेते हैं तो 50 कुंटल। इसके बाद वो कहाँ ले जाएगा? और वो क्यों, इतना बड़ा आदमी होता तो अपने घर में ही स्टोरेज करके रखेगा ना, जिस दिन चाहेगा उस दिन बेचेगा। उसके पास इतनी ज़रूरत होती है कि उसे पहले बेचेगा, कार्तिक की फसल बेचेगा, तब वो बैसाख की बो पाएगा। पहली बात समझिए, किसान के पास इतनी क्षमता नहीं होती है, टूटा सा छप्पर है उसमें स्टोरेज करेगा कि खुद रहेगा, तो उसे बेचना उसकी मजबूरी है। नाम कर दिया किसान, आड़ हो गई किसान, किसान इस जमाखोरी कर सकता है। भाई ये जमाखोरी कहाँ करेंगे, हमारे पास स्टोरेज कहाँ है, कहाँ से करेंगे? तो ठीक है, अब यहाँ पर आ गया जमाखोरी। एक तो यहाँ पर ड्रॉप रख है ये कि यहाँ पर इस किसान के लिए नहीं बल्कि जो बीच के जो प्राइवेट जो वो कहते वेल्डर कह दीजिए या उनको ये कह दीजिए जो कमा करने वाले व्यापारी थे, उनको पूरा मौका मिल रहा है। किस बात का? कि वो पूरी जमाखोरी करके मन मर्जी कर सकते हैं, इसमें सरकार का कोई अधिनियम नहीं लगेगा। अब मान लीजिए उसमें एक कंडीशन है, सिर्फ युद्ध और आपदा छोड़ करके। युद्ध और आपदा, मान लीजिए कोई विशेष आपदा पड़ी हुई है, बाहरी आक्रमण है, चाहे युद्ध है, चाहे किसी प्रकार का है, या देश में किसी प्रकार की महामारी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो अभी छोड़ दो, इसके बाद जब होगा तब क्या कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में सपोज कोई मारने गया छापा हमारे स्टोरेज में, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे यहाँ स्टोरेज था और मैंने बहुत सारा जमा कर रखा था, हम नहीं डिलीवरी कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, क्यों आए चेक करने? क्यों कि सरकार ने तो नियम बना दिया है, चाहे जितना जो भी स्टोर कर ले। तो अब तो तुम्हारे पास ये भी अधिकार नहीं रहा किसी भी के पास कि वो किसी के पास जा कर के जमाखोरी के मामले में छापा डाल सके। अब आते हैं, एक तो ये हो गया, तो इससे नुकसान तो आपको समझ में आ गया सीधा सीधा। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि दूसरा बिल क्या था। तो ये तो पूर्ण रूप से खराब था और कहीं से भी इसका समर्थन, कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं, कुछ इसकी छिपी हों, सरकार बताएगी उसमें क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना ज़रूरी था कि ये जमाखोरी वाले का कॉन्सेप्ट फिर से लागू करने की ऐसी क्या ज़रूरत थी, ऐसी क्या मंशा थी, क्या फ़ायदा था, वो नहीं पता। चलिए अब दूसरी चीज़ देखते हैं। वो लिखा मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त सुरक्षा समझौता, इसको कहते हैं फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। इसको समझ लेंगे, इसके पीछे एक चीज़ है बस, वो उसको महत्वपूर्ण देखना है आपको, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है आप इसे समझ लीजिएगा। सरकार कह रही है कि अब किसान अपना आइटम है या माल है, खेती है, खाद्यान्न है, वो डायरेक्ट कंपनी को बेचेगा। यही आप समर्थन पे आप सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे हर जगह कि अपना डायरेक्ट बेचेगा। अब जरा देखेंगे, अब डायरेक्ट बेचेगा, ये बड़ी सिंपल सी बात कहने में लग रही है कि वो सीधा सीधा किसान को बेचेगा। इसमें एक अच्छाई सी हमें नज़र आ रही है। कैसे डायरेक्ट बेचेगा? सपोज कोई कंपनी है बनाने वाली, चाहे वो बिस्कुट बनाती है, चाहे नमकीन बनाती है, चाहे वो चाहे कुछ जो भी आइटम है, चाहे दलिया बनाती है, चाहे कुछ भी प्रकार का जो भी बनाती है, आटा दाल चावल जो भी बनाती है, उसमें किसान के अन्न की ज़रूरत है, बिस्कुट वाले को गेहूं की ज़रूरत है, और दूध वाले को दूध वाले की ज़रूरत हो। खैर इसमें दूध अभी नहीं आता है किसान के मामले में, वो दूध की भी चर्चा होगी। तो इसमें जो भी आइटम बनाएगा, चावल का, गेहूं का, आलू का, चिप्स जो भी बनेगा, तो वो कंपनी क्या करेगी, आकर के सीधा किसान के पास आएगी। और किसान, अब यहाँ पर तो है नहीं कि एक छोटा सा एक किसान तो है नहीं, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे खेत हैं, ये आपके खेत हैं, ये उनके खेत हैं, ये फलाने के, ये सबके अपने अपने टुकड़े हैं और बहुत हजारों बीघा में ये खेत हैं। वो कंपनी क्या करेगी, सपोज एक उदाहरण ले लिया हमने, बिस्किट वाला आ गया तो उसने कह दिया मुझे गेहूँ चाहिए, तो यहाँ आ गया, इसने कह दिया मुझे गेहूँ, सारे क्षेत्र के हम आपको गेहूँ खरीद लेंगे। कॉन्टैक्ट कर लिया, गेहूँ का उसने मूल्य रख दिया कि हम 30 रुपया गेहूँ खरीदेंगे, 30 रुपया। तो इसका मतलब मैंने लिखा है कि B4 प्राइस फार्मिंग। तो इसका मतलब हो गया कि किसान खेत बोने से पहले ही अपनी फसल की कीमत लगवा लेगा कि मेरा गेहूँ 30 रुपये प्रति किलो बिकेगा, और 30 किलो प्रति किलो बिकेगा। तो अब चाहे मार्केट में 6 रुपये बिके, चाहे 8 रुपये बिके, चाहे 12 रुपये बिके, चाहे 15 रुपये बिके, उससे कोई मतलब नहीं। उसकी कंपनी उसे आएगी और उसका गेहूँ 30 रुपये पर केजी बिकेगा।
तो यहाँ के सारे लोग जो हैं गेहूँ करेंगे और उतना जैसे ही हो जाएगा वहाँ से अपना ट्रक आ जाएगा और वो सीधा सीधा क्विंटल्स के हिसाब से चला जाएगा। अब ये तो हो गया फ़ायदा। अब नुकसान क्या हुआ? अब देखिए नुकसान, देखिए सारे पहलू एक आदमी नहीं देख सकता। अगर सारे सब सेक्टर के आदमी लिए जाते हैं तो सारे पहलू निकल आते। अब इसमें नेगेटिव पहलू क्या है? यहाँ तो तय हो गया कि ये कंपनी 25 रुपया प्रति केजी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ कि यदि गेहूँ मार्केट में बाहर 10 रुपया पर केजी बिकता है, ध्यान से सुनना, तो इस किसान को पूरा फ़ायदा मिल रहा है। किस बात का? कि उससे 20 रुपया अधिक गेहूँ मिल रहा है, यानी 10 रुपया, उसे कोई लॉस नहीं, उसका तो फिक्स 30 रुपये में जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर दूसरी चीज़ कंडीशन हो गई, यदि गेहूँ ये 50 रुपया पर केजी बिक गया मार्केट में, तो इसके बीच में क्या है कि किसान जाकर के बाहर बेच देगा। कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दबाव तो है नहीं, कोई चीज़ का नहीं है। अब इसके पास जब नहीं मिलेगा गेहूं, ये उठा करके अपना टुकड़ों में बेच देगा। तो यहां पर इसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है कि क्यों बेच दिया। या इनके साथ मान लीजिए 30 रुपए में उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दी, अब बाद में ये कंपनी वाला आया, इसने कह दिया कि हमारे पास गेहूं की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं ले रहे, हम 15 रुपए में लेंगे या 20 रुपए में लेंगे। उसने 25 का रेट तो खोल दिया, क्योंकि उसमें अधिकारी बैठेगा। उसने कह दिया 20 रुपए का रेट खुला है, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी रखो, हम 25 में ही ले लेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, हम नवंबर में खरीदेंगे जाके। तो क्या करोगे आप? फिर मजबूरी में बेचोगे। तो यहाँ पर जो कंपनी के बीच और किसान के बीच की कड़ी का कोई एक लिंक नहीं बनाया कि इस चीज़ का कॉन्टेक्ट का बिटवीन जो बंटवारा है, यानी जो है वो कौन करेगा। चाहे एक प्रतिनिधि डाल देते, प्रधान डाल देते, मुखिया डाल देते, या कोई भी अधिकारी डालेंगे तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि सरकारी अधिकारी क्या करेगा? सरकारी अधिकारी को तो एक बार उसे नोट पकड़ा दिए तो वो कंपनी की बजाएगा, किसान तो नोट पकड़ा नहीं पाएगा, तो वो उसे कंपनी के हिसाब से बजाएगा। और ये अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर नुकसान, किसान को फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। किसान को फ़ायदा तो ये है कि पहले से उसको अपनी खेत की कीमत पता है कि हमारा गेहूँ 25 रुपया 30 रुपया बिकेगा। अब नुकसान क्या है? अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं। अब बवाल मचा हुआ है एमएसपी। एमएसपी क्या है इसको आप समझ लीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है इसको देखेंगे कैसे। सरकार क्या करती है, हालांकि वो सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे। तुम ख़त्म कर दो या मत कर दो, दोनों की बात एक ही है। क्यों? ये 6% जो हमने लिखा है ये क्या है कि जितना भी गेहूं पैदा होता है या जो भी अन्न पैदा होता है वो एमएसपी पे मात्र 6% ही बिकता है। बाकी 94% गेहूं या जो भी अन्न है वो बाहर मंडी में खुलेआम बाजार में बिकता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, सरकार एमएसपी जारी भी कर देती है तो खरीदती कितनी है? 6%। इसका हम आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे देते हैं जो खुद पे बीता हुआ है, इसलिए हम आपको बिल्कुल सही उदाहरण बताते हैं। देखेंगे ऐसा कैसे होता है कि एमएसपी के बावजूद भी किसान बाहर बेचने के लिए मजबूर कैसे होता है। अब एमएसपी में जैसे गेहूं का पिछली साल रेट खुला था इस साल 1925 गांव में इसे लेवी की रेट भी कहते हैं। लेवी शब्द आपने शायद सुना होगा। अब बताते हैं, ये हो गया सरकारी रेट। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी लेवी से यानी 1925 से सरकारी गेहूं खरीद करेगा, इससे कम नहीं खरीदेगा। अब इससे आ गया कि हाँ अब हम बेचने गए, हम 2 ट्रैक्टर लेके गए अपना गेहूं यानी 50 कुंटल। जब इसके दरवाजे पहुंचे तो इसने पहले क्या कहा? क्या पहले खतौनी, खाता, पासबुक, आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ट्रैक्टर लेके हम पहुंच गए तब वो कह रहा है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। हमने कहा कि हम लेके आए हैं कागज़ और आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, कि नहीं आपको 7 दिन लगेंगे। तो हमने कहा थोड़ा एडजस्ट कर लो कि चलो 3 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। ठीक है, 3 दिन रजिस्ट्रेशन के बाद जब हम उसके पास 3 दिन हमारा ट्रैक्टर वहाँ खड़ा रहा, यानी 2000 रुपये पर ट्रैक्टर पर डे हम किराया देते रहे। अब सोचना है यहाँ पर, अब क्या हुआ? 3 दिन बाद हम पहुँचे तो उसका कहना था कि आज लेबर नहीं आई है, सीधा सा बहाना मार दिया। तो हमने कहा क्या करें, हम पर 2000 फिर से ठुक गए। चौथे दिन जब पहुँचे तो उसने कहा कि हाँ लेबर आ जाई है, इस गेहूं में छटना लगेगा। इसका मतलब ये था कि बरसात थोड़ी कम हुई तो गेहूं कुछ पतला भी था। अगर हम 50 कुंटल में अगर छटना मारते हैं तो ये कन्फर्म तय है कि उसमें 2 कुंटल या 3 कुंटल निकलना स्वाभाविक सी बात है। तो जब
जब ये 2-3 कुंटल का ये नुकसान और इतने दिन का ये नुकसान, उसके बाद पेमेंट इतनी देर आएगा और इतने दिन का जब हो गया तो किसान परेशान हो जाता है। तो वो क्या करता है कि इस 1925 के भरोसे न जा करके किसी बाहर मंडी में, यानी बिचौलिया का देखता है। बिचौलिया, ये हमने शब्द यहाँ पर लिखा होगा, बिचौलिया, आड़ती और मंडी। इन शब्द का क्या मतलब है? ये जब गया मंडी में, जब यहाँ पर हमने इसको बेचा तो उसने हमसे ले लिया 1850 रुपये। उसने मंडी सरकारी रेट से कम लिया, क्योंकि वो कह रहा है भैया हम तो 2.5% कमीशन भी लेंगे, ये सब कुछ है अपना। 1850 में उसने खरीद लिया। बट 1850 में उसने क्या कर दिया, उसने नगद पैसा दिया, तुरंत के तुरंत पैसा दिया, और तुरंत जैसे ही ट्रैक्टर गया, उसने एक भी दिन किराया नहीं चढ़ने दिया, तुरंत उसने कर दिया और बिना चटना लगा ही बेच दिया। अब आप समझिएगा, किसान सरकारी समर्थन मूल्य के बावजूद भी बाहर बेचने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम बना रखे हैं उन सिस्टम में सरकारी महकमे के कितने अच्छे से काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, ये सबके सामने नज़रिया है। किसी टिप्पणी करना इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सरकारी दामाद भी देख रहे होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, क्योंकि दूसरी बात है कि 1850 किसान क्यों मजबूर हुआ? 1850 में उसने घाटा झेला ना कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर आ गए वो 1850 में उसने गेहूं बेच दिया। ये तो मान लेते हैं शुक्र है कि उसने 1850 में लिया। यदि ये नहीं लेता और वो कह देता हम 1550 में लेंगे, और हमारे पास होर्डिंग की गुंजाइश नहीं थी। और एक और सीधी का गांव में कहावत होती है कि घाट पे गया मुद्दा वापस नहीं आता है। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि जो गल्ला मंडी या जहां लेवी पे पहुंच चुका है उसे बेच के ही आना है, घर वापस नहीं लाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अब लेवी आते हैं तो उसकी केयरिंग और देयरिंग बहुत हो जाती है। तो कितना घाटा उठाया किसान ने, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो अब यह सरकार क्या कह रही है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी। मान लेते हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं हो रही है, तो फायदा क्या हो रहा है? फायदा क्या हो रहा है? सरकार खरीद कितना रही है? 6%। कोई जोर नहीं है। सरकार ये कभी नहीं कहती है कि हम आपका 100% गल्ला आपका क्या परसेंट पे करेंगे, पूरे एमएसपी पे खरीदेंगे, कभी नहीं कहती। एमएसपी बनाए रखेगी और उन पे जो अधिकारी बैठा रखेंगे, बुल्लूज बैठा रखेंगे, खरीदेंगे ही नहीं। दिन भर में केवल 10 कुंटल गेहूं खरीदना है, बस खरीदना है। कोई बाध्य नहीं है सरकार के कितना खरीदेगी, बस उसका समर्थन मूल्य है 1925 समर्थन मूल्य, बस। अब आदमी कितने दिन रखेगा? उन्होंने मान लीजिए जब सीजन चल रहा था तो उन्होंने मुश्किल से 100 कुंटल 500 कुंटल 1000 कुंटल खरीद ली, बाकी गल्ला कहाँ जाएगा? तो ये चीज़ थी सरकार की अपनी मंशा। वो कर क्या रही है कि एमएसपी तो जारी कर देती है बट उस पर खरीद नहीं करती है। अब देखो, अब क्यों नहीं करती है, उसके सारे अपने अपने एजेंडे हमने सरकारी वाले बता दिए। अब यहाँ पर दूसरा है बिचौलिए का क्या महत्व है। यहाँ पर एक शब्द दिया था बिचौलिया, आड़तिया और बिचौलिया, इनकी ज़रूरत क्या है? अब ये कह रहे थे ये बिचौलिया वाला जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे बिचौलिया को काम ख़त्म, डायरेक्ट किसान बेचेगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको ज़रा और नज़रिए से देखिए। आज हमने खेत में अपने में भिंडी की, और भिंडी हमारे पास एक ट्रैक्टर निकल आई, यानी एक ट्रैक्टर का मतलब हो गया 20 कुंटल निकल आई भिंडी। अब उस 20 कुंटल भिंडी को हम जब खुद बेचेंगे मार्केट में, हमारे पास खुद बेचेंगे, तो कितने दिन सड़क पर बेच करके 2-2 किलो 1-1 किलो 2-2 किलो 1-1 किलो कब तक बेच पाएंगे? वो एक ट्रैक्टर हमारा 8 दिन में बिकेगा। तो बताइए कैसे बनेगा और कहाँ ले जाएं? ऐसे यहाँ पर किसान को क्या फ़ायदा होता था? हमें पूरा फ़ायदा लेना है तो भिंडी हमने 40 रुपये किलो हम बेच दी, कोई बात नहीं। अब हमें क्या है कि बैठे रहेंगे 1-1 किलो बेचते रहेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब ये किसान अगर 8 दिन में 40 किलो 20 कुंटल भिंडी ही बेच पाएगा, तब तक अगले दिन फिर से आ जाएगी, तो वो कहाँ का भंडारण करता फिरेगा और कहाँ बेचेगा? तो क्या करता, किसान के लिए सबसे सहूलियत बात थी कि वो सीधा ट्रैक्टर लाया और आड़ती में छोड़ दिया। आड़ती ने क्या किया, उसने कहा कि हम इसे 25 रुपये पर केजी में खरीदेंगे, यानी मूल्य से कम में खरीदता है क्योंकि वो भी फ़ायदा लेगा, यार व्यापार है, दोनों फ़ायदा लेंगे। तो 25 रुपये पर केजी में जब इसने खरीदना शुरू किया तो इन्हें भी छोड़ दिया। इसने पूरा ट्रैक्टर उठा के 10 मिनट में बेच दिया, पेमेंट लिया, चला गया, अगले दिन लाया, फिर से ट्रैक्टर छोड़ दिया। अब इसने क्या किया, इसने उठा करके उसे स्टोरेज कर दिया, जो भी खर्चा उसके पास आया वो कोई। अब जो कंपनी वाले हैं, चाहे वो टमाटर वाले हैं, चाहे भिंडी वाले, चाहे सब्जी वाले, जो भी हैं, जो भी अपना आइटम बनाते हैं कंपनी वाले, वो डायरेक्ट आए और आड़ती से मिल गए। आड़ती से मिल करके उसने कहा मुझे 20 कुंटल भिंडी चाहिए, कि ले जाओ, ट्रैक्टर खड़ा है, ले जाओ, तुरंत ले गए। आलू वाले चाहिए, उन्होंने कहा आलू रखा है, ले जाओ, 100 कुंटल आलू तुरंत से यहाँ से ले जाओ।
तो किसान को खेत से डायरेक्ट मंडी में बेचने में उसके समय की बचत हो जाती थी, पैसा भले थोड़ा कम आता था लेकिन वो बिक्री तो खत्म हो जाती। अगर ये बिचौलिए खत्म हो जाएंगे तो किसान कहाँ बेचेगा, खुद सब्जी मंडी रख लेगा दुकान पे? नहीं। और दूसरी बात, किसान का आड़ती के साथ एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है। वो कोऑर्डिनेशन कैसा है उसको समझिएगा, जिसको किसान का एटीएम भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, किसान का एटीएम क्या है? किसान के पास जो पैसा नहीं है तो वो किसान आड़तिया से जाकर के अपनी फसल का आश्वासन दे करके वहाँ से 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख जैसी जिसकी इनकम है उस तरीके से वहाँ से ले सकता है। तो यहाँ से अगर आड़ती ख़त्म होंगे तो किसानों का जो एटीएम है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात, ये आड़ती भी अपना किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी जो इनकम थी वो बीच की इनकम इनकी भी खत्म हो जाती है। चाहे इन्हें किसान कह लो, चाहे आड़ती कह लो, चाहे बिचौलिया कह लो, कुल मिला के इनका भी रोजगार और व्यापार जा रहा है। अब देखते हैं, ये तब भी तो 3-5 ठीक था। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाला क्या है? कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य एवं वो वाणिज्य। इसी में ये सारी चीज़ें थी, बिचौलिया और ये सब चीज़ें। तो यही चीज़ें क्या है कि यहाँ पर देखो हमने ये चीज़ें बताई, इससे आपको साफ साफ नुकसान दिखाई दे रहा है। केवल आपको जो फायदेमंद दिखा वो एक ये वाला दिखा, मूल्य आश्वासन वाला, दूसरा वाला यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें तो आपको फायदा दिखा। अब देखते हैं किसान के मामले में कौन ज़्यादा सोचता है। अब जरा एक बार सोचो, किसान की जो इनकम है, आंकड़े अगर उससे देखते हैं, किसान की इनकम है तो 1950 से लेकर के 2000 के बीच में 21% की वृद्धि हुई है। ओके, बड़ी अच्छी लग रही होगी। 21 गुना वृद्धि हो गई है। यानी पहले 1950 में अगर 1 रुपया कमाता था यानी 100 रुपया कमाता था, तो अब 2100 रुपया किसान कमाता है। बड़ी अच्छी लग रही है, 2100 गुना हो गया। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर और किन की, सरकारी जो पदों पे जो लोग काम कर रहे थे उनकी बढ़ गई 180 गुना। अब थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सरकारी नौकर अच्छा कमा रहे थे कि कृषि पे कितना विकास हुआ है? 21%, और बाकी इस पे कितना हुआ? 180। अध्यापकों की सैलरी अगर देख लेते हैं, अध्यापकों की सैलरी जो मिलती है वो 200% गुनी हो गई, यानी 200 गुनी हो गई है। अब और देख लेते हैं, राष्ट्रपति पहले 60,000 रुपये मिलते थे, आज 5 लाख मिलते हैं। गुना हो गया ना। हर तरीके से सबका गुना हो रहा है, लेकिन किसान का गुना कतई नहीं हो रहा। अब मोदी सरकार अपने आप में पीठ ठोकती है, किस बात के लिए, वो भी हम आपका जिक्र कर देते हैं। मोदी सरकार कहती है कि हमने कांग्रेस सरकार से, हम दोनों पक्ष का बात करते हैं, कांग्रेस से 30 गुना गेहूं ज़्यादा खरीदा था। अब क्या था? 30 गुना गेहूं ज़्यादा खरीदा, इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही खरीदा 30 गुना। अब वो कैसे खरीद रहे हैं? हुआ ये था कि 2014 में चुनाव आंकड़ा आना था, नरेंद्र मोदी सरकार बनाने वाले थे, और उधर मनमोहन सिंह ने चुनावी एजेंडा चला दिया। उन्होंने क्या किया? खाद्य सुरक्षा बिल चला दिया। और खाद्य सुरक्षा बिल में ये था कि हम 2 रुपया और 3 रुपया गेहूं आपको देंगे। अब हुआ क्या कि वहाँ पर 20 रुपया गेहूं खरीद करके और इतना आपको देना है, तो सरकार को जो कोटा और इन चीज़ों में जो गेहूं जाता है, मिड डे मील कोटा, इन चीज़ों में प्रधान के अंडर में जो जाता है वो देना पड़ेगा। तो सरकार को, जब सरकार बदल गई और विधेयक पास हो चुका था, मनमोहन सरकार बिल पास करा गए थे, और जो बिल पास संसद में हो चुका है तो वो आपकी मजबूरी है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार की ये मजबूरी थी कि ये 30 गुना या 40 गुना या 10 गुना 20 गुना, वैसे 30 गुना है, ये खरीदना जरूरी था। क्यों? कि वो रेट वो नरेंद्र मोदी सरकार लगा गई थी। तो वही हुआ कि ऐसे नहीं खरीद लिया है, बिल पास हो चुका था, और बिल पास हो गया था तो बिल की मजबूरी थी कि जो पास हो गया उसे पूरा कराना है। तो यहाँ पर एक बात आ गई। अब हम जरा देखते हैं कि जैसे किसानों के साथ में कहाँ कहाँ लोचा हो जाता है। किसानों के साथ में ये है, अगर हम वाकई किसान का उद्धार चाहते हैं तो उद्धार के लिए एक ही तरीका है कि एमएसपी को एमआरपी की तरह, एमआरपी आप जानते हैं, एमआरपी की तरह फिक्स कर दिया जाए। अगर हम वाकई किसान का उद्धार चाहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि एमएसपी जिस तरीके से, मान लीजिए 2000 रुपये या 20-25 रुपये किलो गेहूं फिक्स हो गया, इसी तरीके से हर आइटम का फिक्स कर दिया, चाहे कोई भी खरीदे
वो 25 रुपए पर केजी से गेहूं कम नहीं खरीदेगा। अगर इससे कम पर खरीदेगा तो उसे जेल हो जाएगी। जैसे कंपनी के आइटम पे 50 रुपए किसी चीज़ की एमआरपी लिखी हुई है तो उस पर ये कानून होता है कि 50 से अगर किसी ने 60 में भी बेच दिया तो उस पर जुर्माना लग जाएगा और वो जेल काटेगा। तो क्या हम किसानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं? किसानों के साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि वो 25 रुपए पर केजी, चाहे कोई भी एजेंसी खरीदे, बिचौलिए खरीदें, जो भी खरीदें, लेकिन ये फिक्स हो जाए, प्राइवेट कंपनी खरीदे कि 25 रुपए पर केजी से किसी का रेट कम नहीं खरीदेगा। यानी किसी का एक उदाहरण दे लेना है, चाहे वो आलू है, चाहे टमाटर है, चाहे भिंडी है, चाहे गोभी है, चाहे जो भी है किसान का आइटम, यानी हर चीज़ का एक ऐसा मूल्य समर्थन कर दिया जाए कि उससे कम किसी कंडीशन में नहीं खरीदेगा, चाहे वो कंपनी हो। बस इसी बात का आंदोलन चल रहा है। किसान ये चाहता है कि हमारा एमएसपी फिक्स कर दिया जाए और ये कर दिया जाए कि इस मूल्य से कोई कम नहीं खरीदेगा। लेकिन सरकार क्या कह रही है, हम कोई की तो गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एमएसपी बनाए रखेंगे। वो क्यों कह रही है उसकी भी देखिए, हम बताते हैं। वो इसलिए कह रही है क्योंकि जो खरीद है सरकारी वो 6% है, और अगर ये बीच वाली छूट और देती तो हमें लग रहा है 2% रह जाएगा। तो कहने के लिए तो एमएसपी बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई वास्तविक अस्तित्व तो नहीं रहेगा। गेहूं का यानी गल्ले का यानी किसान का जो आइटम है वो पूरी तरीके से 95% बाहर ही बिक रहा है, तो 2% ही गल्ला यहाँ पर बिकेगा। तो ऐसे एमएसपी से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब जरा इसमें और चीज़ें देख लेते हैं, कुछ महलू। अभी आपने देखा होगा पंजाब की हरसिमरत कौर हैं, वो एक मंत्री हैं, इन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। अब सुनना इसमें राजनीति कैसे हो रही है। उन्होंने इस्तीफा दिया है कि हम किसान के विरोध में या किसान के पक्ष में हम आ रहे हैं और हमने पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ी अच्छी लग रही है बात उनकी, क्योंकि उन्हें लग रहा था जब अध्यादेश जारी हो रहा था और उस समय वो कैबिनेट में शामिल थी, तब उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि काहे आप इसे ला रहे हैं अध्यादेश को। वहाँ से ले आए, जून में चुपचाप ला करके काम कर दिया, लेकिन तब कोई नहीं थी। जब देखा कि किसानों ना विरोध हो गया, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसान हैं, तो उन्होंने कह दिया हाँ विरोध हो जाएगा और हमारी राजनीति खराब हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कर दिया। और अब ये कहते हैं नरेंद्र मोदी, दूसरी चीज़ देखते हैं कि विपक्ष थोड़ा सा गुमराह कर रहा है। तो हम कहते हैं विपक्ष गुमराह कर रहा है, तुम अपना पक्ष देख लो। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल कहते हैं, अकाली दल आपका ही घटक है, आपका दल कर रहा है। दूसरी चीज़ कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस तो अपना अपना पक्ष कर रही है। विपक्ष का काम है, हमारे देश में ये कोई भी तय नहीं कर सकता है कि विपक्ष जिस चीज़ का आंदोलन करे वो सही है और सत्ता पक्ष कहे तो वो सही है, गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पक्ष और विपक्ष की हमारे देश में बड़ी गहरी भूमिका हो गई है। जब हम विपक्ष में हैं तो हर चीज़ का विरोध करेंगे, बारे वाह, अच्छा का भी विरोध करेंगे, गलत का भी विरोध करेंगे। और जब हम सत्ता पक्ष में हैं तो हर चीज़ का समर्थन करेंगे। थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं जीएसटी का। जब नरेंद्र मोदी सरकार, वो मनमोहन सरकार ला रही थी तो सब बीजेपी वाले तिलमिला रहे थे, ये है फलाना है, ढीका है, धरना प्रदर्शन। खुद ले आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। अब किसी भी गैस के रेट को लेकर के, डीजल के रेट को लेकर के, पेट्रोल के रेट को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के तड़ातड़ आंदोलन होते रहते थे। हम जो करेंगे वो नहीं, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो वारी सारी चीज़ें वही कर रहे हैं। हर चीज़ का विरोध करेंगे जब हम सत्ता में होंगे, लेकिन नहीं। अभी ये जो विरोध कर रहे थे इसका पुरजोर विरोध किया था, इसका ये आश्वासन बंदोबस्त वाले का। एमएसपी का जब आया था शुरुआत में, इसे ख़त्म करेंगे, बिचौलिया वाला कुछ और कॉन्सेप्ट था। इसमें जब आया था 2012 में तो बीजेपी सरकार ने भरपूर विरोध किया था और सुषमा स्वराज का आप वीडियो भी उसमें कहीं देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा। वो पूरे तरीके से उसका विरोध करती नजर आ रही हैं और कह रही हैं ये किसानों के हित में नहीं है। आज सुषमा स्वराज नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप उनके जाते ही ये बिल पास हो गया, किसी भी मंत्री ने इसका विरोध नहीं किया। और जो कर रहे हैं वो विपक्ष कर रहा है। अब विपक्ष की भूमिका को हम कैसे मान लें? कुछ अच्छे स्टेप हैं, उन्होंने उसका भी विरोध किया, कुछ गलत स्टेप हैं, उनका भी विरोध किया। लेकिन हमारे देश में किसी प्रकार का ये कोई कानून नहीं चल पा रहा है कि यदि गलत का विरोध करो तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा, सही का विरोध किया तो आप
सही का विरोध किया तो निलंबित कर दिया जाएगा। इस प्रकार का कोई नहीं है। अभी जो ये ला रहे हैं मंडी समर्थन मूल्य, कल नरेंद्र मोदी सरकार चली जाएगी, यही कांग्रेस सरकार ले आएगी तो नरेंद्र मोदी सरकार के पेट पे क्या होगा, सांप लौटने लगेंगे। और ऐसे ही करके दूसरी, अगर ये इस तरीका का करना है, अभी वो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और 2024 में सपोज सरकार बदल गई और जब ये कांग्रेस सरकार लाएगी तब ये सब लोग विरोध करेंगे, तो यही चीज़ है, तब ये समर्थन करेंगे। तो इसका कोई मैं महाकाने नहीं है। अब नियम क्या होने चाहिए, थोड़ा सा सजेशन हमारी तरफ से, किसान को, सरकार को किसान की सारी सुविधाओं के मामले में अवगत रहना चाहिए और कुछ टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, सैटेलाइट का प्रयोग करना चाहिए, हर चीज़ों को किसान का बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। कर्ज है उनको मामले में थोड़ी सी देखभाल करनी चाहिए, कहाँ की मिट्टी कैसी है, कौन सी उपज सबसे ज़्यादा होगी वो करना चाहिए, किसान को आश्वस्त करना चाहिए, किसान की आत्महत्याओं का विश्लेषण करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को अगर पॉइंट पे अगर वो ध्यान देगी सरकार, तो हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार किया जा सके और किसानों की आत्महत्याओं को रोका जा सके। लेकिन होता क्या है कि किसानों की आत्महत्याओं का कोई आंकड़ा नहीं, प्रवासी मजदूर मर गए कोई आंकड़ा नहीं, और बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं। एनएसएस जो आंकड़ा देता था वो भी उसे बंद कर दिया गया है। हमारी जीडीपी जो चली गई, सोचने वाली हमारी इतनी बात है, जीडीपी हमारी 23 पॉइंट माइनस में चली गई, लेकिन इतनी भी जीडीपी बची है तो किसकी मेहरबानी थी, हमारे अन्नदाता किसान की। लेकिन उस किसान का भी कोई हाल नहीं सुना जा रहा, लेकिन सब अपनी अपनी छाती ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए। अब हम एक डिबेट सुन रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि किसान को पूरी आज़ादी हो गई है चाहे जहां आइटम बेचने की। हाँ, ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये आज़ादी तो मंडी में थी, इससे पहले भी थी कि 6% ही तो आप खरीदते थे, बाकी 94% तो बाहर ही बिकता था। तो इसमें आपने क्या आज़ादी दे दी, वो तो स्वतः आज़ादी है ही। हाँ, आपने कह दिया यहाँ से लेकर के प्याज हम नासिक बेचेंगे, नासिक से उठा के यूपी बेचेंगे, यूपी से पश्चिम बंगाल बेचेंगे, तो कहीं भी बेच दो। कुल मिलाकर के किसानों का इसमें कोई हित नहीं दिखाई दे रहा है। बीच वाला जो है इसमें थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक बीच का आदमी कोई होना चाहिए जिसमें ये एक बीच की कड़ी निभा सके कि ये चाहे 50 रुपये हो जाए और चाहे 30 रुपये हो जाए, चाहे 10 रुपये हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जितने का है उतने का बिके, या सरकार ये फिक्स कर दे कि इतने से समर्थन मूल्य से कम कोई नहीं खरीदेगा। तो हमें लगता है कि हमने जितनी कोशिश करी है कि यही मुख्य पॉइंट थे जिस पे चर्चा करना जरूरी था, तो हमने ये चर्चा कर दी है। आप इसको देखेंगे, अच्छा और बुरा जैसा भी हो आप अपना कमेंट बताएंगे। इसमें राजनीति का हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी दूध की धुली हुई नहीं है और ये भी कोई अमृत से पली हुई नहीं है। बीजेपी सरकार भी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है और नरेंद्र मोदी भी कम नहीं समझते हैं। यानी अध्यादेश उस समय ले आए जब सब लोग घर में कैद थे। यानी उस समय ऐसा कौन सा इस बिल में, मुझे कोई बता दे, कोई भी जो भी है समर्थक, वो ये बता दें इस बिल में ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण था और कौन सा हित छिपा हुआ था कि उसका अध्यादेश लाना जरूरी हो गया। लेकिन नहीं, वो राजनीति है, उन्हें करनी है चुपके से। हाँ, लेकिन इतना मानना जरूरी है, जब इतना अच्छा है तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। हमारा गेहूँ 20 रुपए की बजाय 30 रुपये बिकेगा तो हम कब मूर्ख हैं, सड़क पे उतरेंगे? या किसान किसी के बरगलाने पे हम सड़क पे आएंगे? नहीं। लेकिन कुछ न कुछ तो लोचा है ना। जब किसान सड़क पे उतरा है तो लोचा क्या है? आप इस 30 की आड़ में हमारा 15 भी नहीं देना चाहते हैं। हकीकत तो ये है। कल हमने एक स्टेटस में अपने में लिखा था और ये एक सच था, वो आप वो भी सुन लीजिएगा कि गाँव में एक सेठ था, उसने कहा कि ये सारी ज़मीन हमें दे दीजिएगा और मैं आपको इसमें कुछ विकास करूँगा। तो किसान ने कहा हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, हल्ला बोल देंगे। तो सेठ बोला आप चिंता नहीं करो, ये आपकी ज़मीन है, आपका ही है, कुछ नहीं जाएगा यहाँ से, आपका ही अधिकार बना रहेगा, आप ही खेती करेंगे। किसान वालों को भाई समझ में आ गया, उन्होंने कहा ठीक है, राजा साहब कह रहे हैं या सेठ कह रहे हैं तो बात सही होगी। और सभी गांव वालों ने क्या किया, ज़मीन उठा करके सेठ को दे दी। 6 महीने बाद किसान के कुछ वो आए गुंडे बुंडे और खेती खाली करा ली और किसान को भगा दिया। आप इस कहानी से क्या समझ में आती है? इस कहानी से ये समझ में आती है कि वही है जो मौखिक कही हुई बात है उसको लिखित में नहीं देना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे, जैसे एमएसपी को है बार बार ट्विटर पे और अन्य चीज़ों पे लिखते हैं, लेकिन इसके बिल में कहीं मेंशन नहीं कर रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। अगर एमएसपी फिक्स रहेगी तो क्यों नहीं करते हैं? दूसरी चीज़ एक और है
कि यदि ऐसी बात है, इसी प्रकार से सीए वाला कानून आपने देखा होगा, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, जब कहा कि उसको लिखित में दे दीजिएगा सो नहीं देंगे। तो आप सारे कानून लिखित में नहीं देना चाहते हैं, बस ओरल है जो यानी भीड़ रुक जाए। इस समय कहते हैं एमएसपी नहीं खत्म होगी। अरे भैया तो ये बात उसमें लिख दो ना, एमएसपी चलेगी कंटिन्यू और हम खरीद करेंगे 6% की वजह 96% करेंगे, और किसान क्यों बवाल करेगा, केवल इतनी ही तो मांग चल रही है, वो कर दीजिएगा। लेकिन नहीं, आप क्या करते हैं, इस एमएसपी की आड़ में प्राइवेट को ठोक दे रहे हैं, पूरा प्राइवेटेशन कर देंगे और ये सारी कहानी चल जाएगी। अच्छा, और आप अपना अपना विश्लेषण करिएगा, हो सकता है कि आपका विश्लेषण हमसे अच्छा हो। हम किसान पूरे नहीं हैं, आप पूरे हैं, आप हमसे ज़्यादा अच्छा बेहतर जानते होंगे, और अच्छा और बुरा जैसा भी हो आप हमें बताएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।